हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियो में हमने मॉड्यूल 4 तक मैथमेटिक्स 2 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 जिसका सब्जेक्ट कोड केस 2033T होता है, मॉड्यूल 4 तक हम इसका वन शॉट रिवीजन कर चुके हैं, जिसकी मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है अपने यूट्यूब चैनल पर, वन शॉट रिवीजन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के नाम से। उसमें आपको मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 5 की ये वीडियो लेक्चर जो आज बनने वाली है, ये पांचों मॉड्यूल के वन शॉट रिवीजन मिल जाएंगे। इसमें मैंने सभी टॉपिक्स को विद इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है, और जिससे कि आप विद इन 1 आवर पूरे के पूरे मॉड्यूल को रिवाइज कर सकते हो। तो आज हमारा लेक्चर होगा मॉड्यूल 5 में। मॉड्यूल 5 को लेंगे हम, उसके सभी टॉपिक्स को विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। और मॉड्यूल 5 जैसा कि आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन इसका नाम होता है मॉड्यूल 5 का। इसमें हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन करना सीखते हैं बाय कोची इंटीग्रल फॉर्मूले, बाय कोची थ्योरम एंड बाय कोची रेसिड्यू थ्योरम एटसेट्रा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक इसमें आता है जो कि 2 नंबर में ज़्यादातर पूछा जाता है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, अगर किसी कर्व के अबाउट में आप फंक्शन एफ जेड का इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वो लाइन इंटीग्रेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई कर्व लिया, इस तरीके से कोई कर्व लिया, ये हमारा कोई कर्व सी है, इसके अबाउट में अगर हम एफ जेड का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमारा लाइन इंटीग्रेशन कहलाएगा। लेकिन अगर ये कर्व हमारा क्लोज्ड हो जाए, इस तरीके से कर्व हमारा क्या हो जाए, क्लोज्ड हो जाए, तो जो हम इंटीग्रेशन करते हैं वो इस तरीके से सिंबल में लिखा जाता है। इंटीग्रेशन के साइन पर एक क्लोज कर्व का साइन बनाते हैं, यानी कि उसका मतलब है कि इंटीग्रेशन क्लोज कर्व के अबाउट में हमने किया है। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन कॉन्टूर इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे दोनों टाइप के कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ही होते हैं, है ना। एक सीधा ओपन कर्व के लिए, एक होता है क्लोज कर्व के लिए। और जैसे कि आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जो है पाथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, मान लो कि आपको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करना है, ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, तो ओ से पी तक जाने के लिए आपके पास 2 पाथ है। एक तो आप ओ से पी डायरेक्ट जा सकते हो, है ना, या फिर आप ओ से ए जाएं और ए से पी जाए। 2 पाथ आपके पास है ओ से लेकर पी तक जाने के। तो इसमें क्या होता है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में कि इस पाथ से जाने पर आपको कुछ और वैल्यू मिलती है इंटीग्रेशन की, इस पाथ से जाने पर कुछ और वैल्यू मिल सकती है। तो वही मैंने यहाँ पर नोट में लिखा है कि जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है वो पाथ पर डिपेंड करता है। डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप मॉड्यूल 5 की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो डिटेल्स में सभी लेक्चर अवेलेबल है। एक इसका एग्जांपल लेते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को लेकर के। इवैल्यूएट 2 नंबर में ज़्यादातर ये पूछा जाता है क्वेश्चन हमारा। इवैल्यूएट 0 से 1 + i इंटीग्रेशन हमें करना है इस फंक्शन का जेड के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर पाथ क्या होगा, है ना, क्योंकि आपको 2 पॉइंट दिए हैं यहाँ पर। एक तो दिया है लोअर लिमिट जो कि z = 0 होगा, एक दिया है अपर लिमिट जो कि z = 1 + i होगा। z = 0 और z = 1 + i ये हमारी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो अगर इनको पॉइंट फॉर्म में लिखा जाए तो 0 का मतलब होगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में 0,0 पॉइंट, और 1 + i का मतलब होगा आपका 1,1 पॉइंट। तो 0,0 पॉइंट और 1,1 पॉइंट को लेकर ही हम यहाँ पर पाथ बना सकते हैं, है ना। वैसे तो पाथ बहुत सारे बनेंगे, लेकिन हम स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में अगर चलते तो ज़्यादा इजी रहता है। तो यहाँ पर जो पाथ हमारा बनेगा वो हमारा ये पाथ बनेगा, जिसको हम अगर 0,0 और 1,1 पॉइंट से एक पाथ बनाए, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाए, तो y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1 का फॉर्मूला आप अप्लाई अगर करते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आप x1 y1 की वैल्यू 0,0 रखें और x2 y2 की वैल्यू 1,1 रखें तो आपको ये पाथ मिलेगा, और इस पाथ की इक्वेशन आपको मिलेगी y = x। यानी कि सिंपली कह दीजिए कि हमें जो इंटीग्रेशन करना है हमें y = x लाइन के अबाउट में करना है। ठीक है, तो हेयर जो y है हमारा वो x के बराबर है जहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना है। तो dy की वैल्यू अगर निकालेंगे तो आप dx इसकी वैल्यू आई डिफरेंशिएशन कर देंगे। x की लिमिट आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। x का वेरिएशन इस पाथ के लिए 0 से 1 हुआ है, तो x का जो वेरिएशन है 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 1 तक हमारा जाने वाला है। तो ये ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, इनको हम यूज़ करेंगे और इंटीग्रेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये इंटीग्रेशन है, इसमें हम क्या करेंगे, 0 से, इसको पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0,0,11 और ये x - y
प्लस आई एक्स स्क्वायर, और डी जेड की वैल्यू आप जानते हैं कि जेड जो है हमारा वो एक्स प्लस आई वाई होता है ना। अगर जेड एक्स प्लस आई वाई है तो डी जेड की वैल्यू होगी डी एक्स प्लस आई डी वाई, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करने पर। तो डी जेड की वैल्यू रख देता हूँ डी एक्स प्लस आई डी वाई। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे, तो y की वैल्यू x रखनी है प्लस i, पूरे इंटीग्रेशन को x में कन्वर्ट कर देंगे, dx हमारा dx ही रहेगा प्लस i, और dy की वैल्यू हम dx रख देंगे। क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन x में बदला है तो x की ही लिमिट चाहिए जो कि 0 से 1 है। बस सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, x से x कटेगा, x से x काटने पर x की लिमिट हो जाएगी 0 से 1, कुछ कॉमन आएगा, एक तो i आपको कॉमन मिलेगा ये, है ना। अगर यहाँ से हम dx को बाहर निकालें तो ये एक्स स्क्वायर dx बचेगा, और dx को बाहर निकालने पर 1 प्लस आई भी बाहर कॉमन आ जाएगा। बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन ये हमारा बना है ना। i प्लस आई स्क्वायर बाहर मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3, लिमिट होगी 0 से 1, और अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो i माइनस 1, और ये आपको देगा इनटू में 1/3 माइनस 0, यानी कि ये i माइनस 1/3 के बराबर होगा। इस तरीके से 2 नंबर के क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के कर सकते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जो कि काफ़ी टिपिकल हो जाएगा, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर लेंथी क्वेश्चन हो जाए तो फिर उस केस में हम कैसे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे, तो उसके लिए काफ़ी सारे यहाँ पर टेक्निक दी गई है। जैसे कोची की इंटीग्रल थ्योरम बनी है, कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले बने, कोची की रेजिड्यू थ्योरम बनी है, काफ़ी सारी थ्योरम्स बनी हुई है जिससे हम बहुत ईजिली कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है कोची की इंटीग्रल थ्योरम, कोची इंटीग्रल थ्योरम भी कहते हैं इसको, या कोची की फंडामेंटल थ्योरम भी कहते हैं, कोची फंडामेंटल थ्योरम। कोची फंडामेंटल थ्योरम की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन इसकी होती है कि अगर एफ जेड हमारा कोई एनालिटिक फंक्शन हो एट ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंटों पर, विद इन एंड ऑन द क्लोज कर्व सी। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास कोई क्लोज कर्व सी है और एफ जेड कोई फंक्शन है जो इस क्लोज कर्व के अंदर भी और इसकी बाउंड्री पर भी एनालिटिक है। मतलब एनालिटिक का मतलब इस क्लोज कर्व के अंदर भी और इसकी बाउंड्री पर भी कहीं पर आपको इन्फिनिटी नहीं मिलेगा, हमेशा फाइनाइट वैल्यू देगा। ठीक है, तो कोई फंक्शन एफ जेड है जो कि इस क्लोज कर्व सी के अंदर भी और बाउंड्री पर भी एनालिटिक है, कहीं पर भी इन्फिनिटी नहीं देगा। तो कोची की इंटीग्रल थ्योरम आपको ये कहती है कि इस क्लोज कर्व सी के अबाउट में अगर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ जाए फंक्शन का तो वो हमेशा 0 होगा। इस केस में यदि फंक्शन हमारा एनालिटिक होता है विद इन एंड ऑन क्लोज कर्व सी, तभी हम एफ जेड का इंटीग्रेशन जेड के रेस्पेक्ट में क्लोज कर्व के अबाउट में 0 कहते हैं। ये होती है कोची की इंटीग्रल थ्योरम। 2 नंबर में स्टेटमेंट भी इसका पूछा जाता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इस इंटीग्रेशन को हमें फाइंड करना है और यहाँ पर जो क्लोज कर्व आपको गिवन है वो एक सर्किल दिया है, सर्कल मोड जेड इक्वल टू 3/2। सर्कल की आप जनरल फॉर्म जानते हैं, जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू आर। जेड नोट होता है सेंटर और आर होती है रेडियस। तो यहाँ पर मोड जेड इक्वल टू 3/2 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको मिलेगा जेड नोट सेंटर की वैल्यू होगी 0 और रेडियस की वैल्यू होगी 3/2, यानी कि सेंटर तो हमारा यहाँ पर बनने वाला है 0 0, और चूंकि रेडियस 3/2 है तो ये 3/2 0 पॉइंट होगा, ये माइनस 3/2 0 पॉइंट होगा, ये 0 3/2 पॉइंट होगा, एंड दिस विल बी 0 माइनस 3/2 पॉइंट। तो हमने सर्किल को बनाया। अब जिसका इंटीग्रेशन करना है वो ये फंक्शन है जिसको हम एफ जेड का नाम देंगे। अब आपको कोची की थ्योरम लगाने के लिए ये देखना है कि यह जो हमारा ये फंक्शन है क्या ये हमारा एनालिटिक है इस सर्किल सी के अंदर, है ना। तो ये फंक्शन एनालिटिक कब नहीं है, पहले ये जानना है आपको, है ना। ये फंक्शन एनालिटिक कब नहीं होगा, जब ये आपको इन्फिनिटी देगा। इन्फिनिटी किस पॉइंट पर देगा, जेड इक्वल टू 2 पॉइंट पर। बस आपको यही चेक करना है कि ये जो जेड इक्वल टू 2 पॉइंट है जिस पर ये इन्फिनिटी बनेगा, क्या ये पॉइंट हमारा सर्कल के अंदर है या सर्कल से बाहर है ना। जेड इक्वल टू 2 का मतलब होता है 2 0 पॉइंट। ऑब्वियसली ये आपका जो पॉइंट है सर्कल के बाहर जाएगा। मतलब जिस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है वो सर्कल से बाहर है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये इस सर्कल में इसकी बाउंड्री पर भी और इसके अंदर भी हमेशा क्या रहेगा, एनालिटिक रहेगा। अगर एनालिटिक रहेगा तो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन अराउंड द क्लोज कर्व सी विल बी 0 बाय कोची इंटीग्रल थ्योरम। वही सब चीज़ें आपको लिखनी होती है थ्योरी में क्लियरली। एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है, जेड इक्वल टू 2 पॉइंट पर, जो कि हमारा 2 0 पॉइंट होता है।
द पॉइंट z इक्वल टू 2 लाइज आउटसाइड द सर्किल सी, जो कि सर्किल से बाहर लाई करता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो एफ जेड फंक्शन है वो हमारा एनालिटिक है विद इन एंड ऑन क्लोज कर्व सी। फिर तुम कोची की इंटीग्रल थ्योरम यहाँ पर लगा सकते हैं। कोची की इंटीग्रल थ्योरम कहती है कि इंटीग्रेशन सी अराउंड द क्लोज कर्व सी एफ जेड का इंटीग्रेशन 0 होगा। बस यहाँ पर आपको वैल्यू रख देनी है क्लोज कर्व सी, एफ जेड की वैल्यू जो हमने मानी है जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 अपॉन जेड माइनस 2 वो रख देंगे, डी जेड इक्वल टू 0। तो कोची की इंटीग्रल थ्योरम से बड़े बड़े क्वेश्चन हमारे बहुत ईजी हो जाते हैं, लेकिन कंसेप्ट आपको आना चाहिए। फंक्शन क्या होना चाहिए हमारा, एनालिटिक होना चाहिए विद इन एंड क्लोज कर्व सी, तभी हम कहते हैं उस फंक्शन का इंटीग्रेशन सी के अबाउट में 0। ये तो हो गया वो केस जब हमारा फंक्शन कभी भी इन्फिनिटी ना बने क्लोज कर्व सी में। लेकिन अगर कोई ऐसा पॉइंट हो जाए कि एक पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक ना हो और वो सर्किल के अंदर हो, ठीक है, तो उस केस में हमारे जो है नेक्स्ट फॉर्मूले बनते हैं जिनको हम नाम देते हैं कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले। कोची का इंटीग्रल फॉर्मूला सिंपल भी होता है और कोची का इंटीग्रल फॉर्मूला डेरिवेटिव के लिए भी होता है। डेफिनेशन समझिए, इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए क्लोज कर्व सी, एफ जेड कोई फंक्शन है जो कि किसी क्लोज कर्व सी के अंदर भी और उसकी बाउंड्री पर भी एनालिटिक है। मैं मान लेता हूँ ये हमारा क्लोज कर्व सी है, ये कोई हमारा क्लोज कर्व सी है और एफ जेड जो फंक्शन है इसकी बाउंड्री पर भी इसके अंदर भी एनालिटिक है। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, जेड नोट इज एनी पॉइंट लाइज इनसाइड सी, और एक जेड नोट पॉइंट भी आपको ऐसा मिलना चाहिए जो इस क्लोज कर्व सी के अंदर लाई करे। ठीक है, तो दो कंडीशन होती है कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले लगाने के लिए कि एफ जेड एक तो एनालिटिक होना चाहिए विद इन एंड ऑन क्लोज कर्व सी, और एक पॉइंट आपको सर्किल के अंदर मिलना चाहिए। ठीक है, तब आप एफ जेड नोट की वैल्यू उस क्लोज कर्व सी पर निकाल सकते हो, और उसका फॉर्मूला होता है एफ जेड नोट इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट। ये होता है हमारा कोची का इंटीग्रल फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर 2 पाई आई को उधर एफ जेड नोट के साथ में मल्टीप्लाई कराए तो ये फॉर्मूला हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में, इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई एफ जेड नोट। ठीक है, तो ये हमारा होता है कोची का इंटीग्रल फॉर्मूला। बस इसमें आपको ध्यान यही रखना है कि जो एफ जेड फंक्शन हम ऊपर लेंगे न्यूमिनेटर में वो हमारा क्लोज कर्व सी में एनालिटिक होना चाहिए, और ये जो नीचे हमारा पॉइंट होगा जिसको हम जेड नोट का नाम देंगे, ये जेड नोट पॉइंट हमारा उस क्लोज कर्व सी के अंदर लाई करना चाहिए। जब ये दो कंडीशन फुलफिल होती है तो ये फॉर्मूला कोची का इंटीग्रल फॉर्मूला आप इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों फॉर्म एक ही मतलब है। ये होता है कोची का इंटीग्रल फॉर्मूला। फिर सेम कंडीशन होती है अगर एफ जेड एनालिटिक हो और जेड नोट कर्व के अंदर हो तो आप डेरिवेटिव के लिए भी फॉर्मूला बना सकते हैं। डेरिवेटिव के लिए क्या होता है, यहाँ पर जो आपने फॉर्मूला बनाया है इसमें जेड माइनस जेड नोट की पावर 1 है। ठीक है, लेकिन डेरिवेटिव का अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो एफ डैश जेड नोट बन जाएगा लेफ्ट साइड में, और इधर हमारा जेड माइनस जेड नोट की पावर 2 होगी और यहाँ पर फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। ऐसे ही डबल डेरिवेटिव के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर फैक्टोरियल 2 होगा और जेड माइनस जेड नोट की पावर 3 हो जाएगी, एक एक पावर बढ़ती जाएगी। ऐसे ही एफ ट्रिपल डैश जेड नोट के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर फैक्टोरियल 3 होगा और जेड माइनस जेड नोट की पावर 4 हो जाएगी। इन जनरल हम एन की फॉर्म में भी ये फॉर्मूला बना सकते हैं, तो यहाँ पर अगर एन लेते हैं तो यहाँ पर फैक्टोरियल एन होगा और यहाँ पर एक पावर ज़्यादा होगी n+1। तो ये सभी हायर ऑर्डर के कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले होते हैं, है ना, पावर्स पर डिपेंड करते हैं। कोची का जो सिंपल इंटीग्रल फॉर्मूला है वो 1 पावर के लिए लगेगा, यदि पावर 2 हो जाएगी तो सिंगल डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर पावर 3 हो जाएगी तो डबल डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर पावर 4 होगी तो ट्रिपल डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगेगा। ऐसे ही आप इसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर पावर n+1 होगी तो nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये हायर डेरिवेटिव के फॉर्मूले होते हैं। इनको आप दूसरी फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन को एक साइड बाकी सबको एक साइड। इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन को एक साइड और बाकी सबको एक साइड। ऐसी सेम तरीके से हम इन सभी फॉर्मूलों को इस फॉर्म में बहुत इजीली लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन को एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ। तो ये सभी कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले होते हैं डेरिवेटिव वाले, कोची इंटीग्रल फॉर्मूले फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ये इसमें पहचान आपको होनी चाहिए, यदि पावर 2 है तो फर्स्ट डेरिवेटिव,
3 पावर पर सेकंड डेरिवेटिव, 4 पावर पर थर्ड डेरिवेटिव, ये इसमें पहचान आपको करनी होती है। एग्जाम्पल्स में अप्लाई करके देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है, इवेल्युएट दिस इंटीग्रेशन वेयर सी इज ए सर्किल मोड जेड इक्वल टू 3। तो इस इंटीग्रेशन को अगर चेक करना है आपको, तो पहले आपको जेड माइनस जेड नोट की पावर देखनी है। इंटीग्रेशन में जेड माइनस जेड नोट की पावर अगर देखी जाए तो 1 पावर है, यानी कि सिंगल डेरिवेटिव, सॉरी सिंपल आपका ये यहाँ पर कोची का इंटीग्रल फॉर्मूला लगेगा। हमें चाहिए एक फंक्शन न्यूमिनेटर में जो कि एफ जेड का काम करेगा, हमें चाहिए एक पॉइंट जेड नोट जो कि सर्किल के अंदर लाई करना चाहिए, क्लोज कर्व के अंदर लाई करना चाहिए, है ना। तो ये दोनों पॉइंट हमारे पास है। तो एफ जेड को हमने माना ई की पावर जेड, और जेड नोट को हमने माना जो डिनोमिनेटर में है 0.2 का मतलब अगर पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो 2,0 पॉइंट ये बनेगा। फिर इस सर्कल को बनाया, मोड जेड इक्वल टू 3 सर्कल है। मोड जेड इक्वल टू 3 सर्कल का मतलब है कि सेंटर को 0 मानना है और रेडियस को 3 लेना है और एक सर्किल को बना देना है, ठीक है, 0 3 और ये 0 -3। अब आपको देखना है कि क्या एफ जेड जो फंक्शन आपने माना है ई की पावर जेड वो हमारा एनालिटिक है इस क्लोज कर्व सी में। बिल्कुल होगा, क्योंकि ई की पावर जेड एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, साइन जेड, कोस जेड, पॉलिनोमियल, ये सभी हमेशा एनालिटिक फंक्शन होते हैं फॉर द जेड प्लेन। तो यहाँ पर भी क्या होंगे, इस क्लोज कर्व सी में भी हमेशा एनालिटिक होगा, यानी कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई। दूसरी कंडीशन आपको देखनी है कि जो जेड नोट पॉइंट यहाँ पर कंसीडर हुआ है क्या वो हमारा सर्कल के अंदर है। यस, 20 पॉइंट आपका लगभग यहाँ पर होगा। इसको मैं रेड कलर से बनाता हूँ, 2,0 पॉइंट, ठीक है। तो 20 हमारा सर्कल के अंदर है, इसका मतलब यहाँ पर हम कोची का इंटीग्रल फॉर्मूला बहुत ईजीली लगा सकते हैं। दो कंडीशन होती है कोची के इंटीग्रल फॉर्मूलों की, एफ जेड एनालिटिक होना चाहिए और पॉइंट हमारा कर्व के अंदर लाई करना चाहिए। दोनों कंडीशन फुलफिल हुई तो आप कह सकते हैं देन बाय द कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। और चूंकि पावर यहाँ पर 1 है तो सिंपल कोची इंटीग्रल फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, एफ जेड नोट इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड। ये फॉर्मूला होता है। इंटीग्रेशन को एक तरफ कर देंगे और 2 पाई आई एफ जेड नोट को एक तरफ करेंगे। अब सारी वैल्यू जिसमें हमें पुट करनी होती है, इंटीग्रेशन सी एफ जेड की वैल्यू ई की पावर जेड, जेड माइनस जेड नोट की वैल्यू 2 इक्वल टू होगा 2 पाई आई एफ जेड नोट, यानी कि F2 की वैल्यू चाहिए। F2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, एफ जेड से। एफ जेड हमारा ई की पावर जेड है, तो F2 का मतलब होगा जेड की जगह पर हमें 2 रखना है, तो ई स्क्वायर हमारा जो है F2 होगा। तो आंसर हमें मिलेगा 2 पाई आई इंटू ई स्क्वायर। तो ये कोची का इंटीग्रल फॉर्मूला मैंने आपको अप्लाई करना सिखाया, बहुत सिंपल होता है अगर आपको कंसेप्ट आ गया तो। डिटेल में जानना है तो आप लेक्चर्स को देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर जाकर, मेरे प्लेलिस्ट बनी हुई है मॉड्यूल वाइज। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर आपको इस कोची इंटीग्रल फॉर्मूलों को यूज़ करते हुए इस इंटीग्रेशन को फाइंड करना है। ये इंटीग्रेशन है हमारा, और जैसा कि आपको पता है कि एक तो हमें एफ जेड बनाना होता है फंक्शन जो कि न्यूमिनेटर में आप देख सकते हैं ए की पावर 2 जेड होगा। एक हमें पॉइंट चाहिए जो कि सर्कल के अंदर लाई करना चाहिए, जिसको हम -1 मान सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, है ना। और सर्कल यहाँ पर दिया है मोड जेड इक्वल टू 3, यानी कि मोड जेड इक्वल टू 3 का मतलब होगा सेंटर को 0 0 मानते हुए रेडियस को 3 लेते हुए हमें एक सर्कल बना देना है जो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, ठीक है। अब e की पावर 2 जेड तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कि हमेशा एनालिटिक होता है पूरे जेड प्लेन में। जेड नोट पॉइंट क्या लेंगे, जो डिनोमिनेटर में है, जेड नोट की वैल्यू हम -1 लेंगे। -1 का मतलब होता है पॉइंट -1,0। क्या -1,0 पॉइंट हमारा सर्कल के अंदर है? यस, बिल्कुल, ये यहाँ पर आपका -1,0 पॉइंट होगा जो कि सर्कल के अंदर है। मतलब एफ जेड फंक्शन हमारा एनालिटिक है विद इन एंड ऑन क्लोज कर्व सी, और जेड नोट पॉइंट हमारा सर्कल के अंदर लाई करता है। तो कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले हम बहुत ईजीली लगा सकते हैं। अब कोची का इंटीग्रल फॉर्मूला सिंपल लगेगा, डेरिवेटिव वाला वो डिपेंड करता है पावर के ऊपर। यहाँ पर इस जो डिनोमिनेटर में है इस फैक्टर की पावर 4 है, ठीक है। ऊपर मैंने जस्ट आपको बताया है, अगर 2 पावर है तो सिंगल डेरिवेटिव का फॉर्मूला, 3 पावर है तो डबल डेरिवेटिव का फॉर्मूला, अगर 4 पावर है तो 3 डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर भी हम, क्योंकि गिवन पावर जो आपको 4 पावर्स दी है डिनोमिनेटर में, तो पावर्स के हिसाब से हम यहाँ पर 4 डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगा देंगे जो कि मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। देन बाय द कोची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर हायर डेरिवेटिव,
एफ ट्रिपल डैश जेड नोट की वैल्यू होगी फैक्टोरियल 3/2 क्लोज कर्व इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर 4। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन को एक तरफ कर देंगे, 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 को एक साइड में ले आएंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। अब इस एक्सप्रेशन में सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, इंटीग्रेशन सी एफ जेड की वैल्यू ई की पावर 2z हमने मानी है ऊपर, जेड नोट की वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू रखने पर वही इंटीग्रेशन बनेगा जो हमें गिवन है, अगर बनता है तो इसका मतलब आपने कोई भी मिस्टेक नहीं की है। इधर आपको मिलेगा 2 फैक्टोरियल 3 और यहाँ पर मिलेगा आपको एफ ट्रिपल डैश जेड नोट की वैल्यू है हमारी -1। अब आपको चाहिए एफ ट्रिपल डैश जेड नोट, मतलब फंक्शन का 3 बार डिफरेंशिएशन और फिर उसमें जेड नोट की जगह पर आपको -1 रखना है। एफ जेड की वैल्यू है आपकी ई की पावर 2z, 3 बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, एक बार करेंगे तो 2e की पावर 2z, दोबारा करेंगे तो 4e की पावर 2z, सिंपल डिफरेंशिएशन है, 3 बार करेंगे तो ये आपको मिलेगा 8e की पावर 2z। अब इसमें दोनों साइड में आपको -1 रख देना है z की जगह पर, तो ये 8e की पावर -2 मिलेगा। बस आपने वैल्यू पुट कर देनी है 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और इसकी वैल्यू है 8e की पावर -2। तो कुछ इंटीग्रल फॉर्मूले से यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इसमें होता है टेलर थ्योरम या टेलर सीरीज। टेलर थ्योरम या टेलर सीरीज। टेलर थ्योरम हमें ये कहती है कि इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए सर्किल सी नोट विद सेंटर जेड नोट एंड रेडियस आर नोट। अगर एफ जेड हमारा कोई एनालिटिक फंक्शन हो किसी क्लोज कर्व सी नोट में जिसका सेंटर जेड नोट है, रेडियस आर नोट है, यानी कि एक सर्किल हमें बनाना है जिसका सेंटर जेड नोट है, रेडियस हमारी आर नोट है और एफ जेड फंक्शन जो है वो इस सर्किल में एनालिटिक है, ठीक है। देन जितने भी जेड हमारे इस सी नोट के अंदर लाई करेंगे, जितने भी जेड पॉइंट हमारे सर्किल के अंदर लाई करेंगे, उस जेड पॉइंट के लिए आप फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं बाय द टेलर सीरीज या टेलर थ्योरम। फंक्शन का एक्सपेंशन होता है एफ जेड इक्वल टू एफ जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश जेड नोट, जेड माइनस जेड नोट की पावर 2 एफ डबल डैश जेड नोट प्लस डॉट 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 जेड माइनस जेड नोट की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n एफ एन जेड नोट। ये हमारा टेलर सीरीज का फॉर्मूला होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हो एफ जेड इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी जेड माइनस जेड नोट की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n एंड दिस विल बी एफ एन जेड नोट, ठीक है। तो ये इसको जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हो और अगर आप चाहे तो उसको आप ए एन का नाम दे सकते हो, सॉरी इस वैल्यू को आप ए एन का नाम दे सकते हो क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो इसको अगर ए एन का नाम दे तो n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर n बन जाएगा। ये हमारा टेलर सीरीज एक्सपेंशन होता है जो कि एनालिटिक फंक्शन के लिए होता है, ठीक है। जेड नोट पॉइंट पर टेलर सीरीज से एक्सपेंशन। टेलर सीरीज को एक्सटेंड करके ही हमारा बनता है लोरेंट सीरीज या लोरेंट थ्योरम जिसको हम कहते हैं। लोरेंट सीरीज की डेफिनेशन इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन ए रिंग शेप रीजन डी, कोई रिंग शेप रीजन है डी जो कि बाउंडेड है दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल से C1 एंड C2 और C1 C2 भी इस तरीके से दो सर्किल बनाने हैं आपको कि उनकी रेडियस लेनी है R1 और R2 और R1 को हमें ग्रेटर देन रखना है R2 से रिस्पेक्टिवली और विद सेंटर जेड नोट। कॉन्सेंट्रिक सर्किल है तो दोनों का सेंटर सेम ही होगा, ठीक है। तो हमने सेंटर को जेड नोट लिया और दो सर्किल बनाए मैंने, एक C1 बनाया है जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, एक C2 बनाया है जो कि C2 सर्किल है। C1 सर्किल की रेडियस R1 है, C2 सर्किल की रेडियस R2 है। आप देख सकते हैं R1 की वैल्यू ग्रेटर देन है R2 से क्योंकि C1 सर्किल बड़ा बना है और C2 सर्किल छोटा है। दोनों का सेंटर सेम है जिसको हम जेड नोट का नाम देते हैं। तो ये हमारा रिंग शेप रीजन है जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइट करके बताता हूँ। ये रिंग शेप रीजन हमारा बनेगा, ठीक है। ये रिंग शेप रीजन है हमारा। तो जेड नोट पॉइंट हमारा इसका सेंटर है। जितने भी जेड इस रीजन में अंदर लाई करेंगे उस पर आप इस फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हो। फॉर्मूला होता है एफ जेड इक्वल टू, दो पार्ट इसके होते हैं, n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। समेशन पे ध्यान देना, एक समेशन 0 से स्टार्ट है, एक समेशन 1 से स्टार्ट है।
n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस जेड नोट की पावर माइनस एन पावर है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में जाकर के ये जेड माइनस जेड नोट की पावर n बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके ये दो पार्ट बनते हैं। फर्स्ट पार्ट जिसमें n की वैल्यू पॉजिटिव है ऊपर न्यूमिनेटर में, वो हमारा एनालिटिक पार्ट कहलाता है। और यहाँ पर आप अगर देखें तो जेड माइनस जेड नोट डिनोमिनेटर में जाएगा, 1 अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर n बनेगी, तो ये हमारा प्रिंसिपल पार्ट होगा। दो पार्ट इसके होते हैं, है ना, एनालिटिक पार्ट जो कि इन्फिनिटी नहीं बनेगा कभी भी, प्रिंसिपल पार्ट जो कि जेड की जगह पर अगर जेड नोट रख दे तो वहाँ पर आपको ये इन्फिनिटी वैल्यू देगा। ठीक है, ये होता है प्रिंसिपल पार्ट। तो ये लोरेंट्ज़ सीरीज़ की डेफिनेशन है। किसी भी फंक्शन को जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है, आप इजीली लोरेंट्ज़ सीरीज़ में या टेलर सीरीज़ का एक्सटेंशन करके इस थ्योरम को बनाया गया है, आप एक्सपेंड कर सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत सिंपल होते हैं, इसके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा लोरेंट्ज़ सीरीज़ का। एक्सपेंड, इस फंक्शन को एक्सपेंड करना है। ये 3 रीजन दिया है, तीनों रीजन में आपको उनको एक्सपेंड करना है। फर्स्ट रीजन है मोड जेड लेस देन 1, दूसरा है मोड जेड ग्रेटर देन 2 और तीसरा है मोड जेड ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। सबसे पहले जो फंक्शन आपको दिया है उसको उठाना होता है ना, उसको पहले लीनियर फॉर्म में लिखना होता है, फैक्टर फॉर्म में। तो जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 के अगर फैक्टर करें तो जेड माइनस 2 और जेड माइनस 1 ये इसके फैक्टर होंगे। फिर हमें इसको पार्शियली फ्रैक्शन करना होता है। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हम शॉर्टकट ट्रिक यूज करते हैं। यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक जिसके मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है, पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न बोलते हैं इसको हिंदी में। इसकी मैंने कई सारी वीडियोज़ बनाई है अपने चैनल पर, आप देख सकते हैं। उसमें कई तरह की पार्शियल फ्रैक्शन करने की ट्रिक मैंने दी है। तो ये हो गया हमारा पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे इसमें। तो फर्स्ट फैक्टर हमें लेना होता है। फर्स्ट फैक्टर यहाँ पर है हमारा जेड माइनस 2, इस फैक्टर को उठाना होता है और जेड की वैल्यू निकालनी होती है। जेड की वैल्यू आएगी हमारी 2, तो जेड की वैल्यू 2 रखनी है, लेकिन जो फैक्टर उठाया उसमें नहीं रखनी है ना। कहाँ पर रखनी है, जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइट करता हूँ, इस पोर्शन में हमें जेड की वैल्यू 2 रखनी है। अगर इस पोर्शन में आप जेड की वैल्यू 2 रखते हैं तो ऊपर से तो आपको 1 मिलेगा, नीचे से मिलेगा 2 माइनस 1, जिसको सॉल्व करके 1 आएगा। एक कांस्टेंट हमारा निकल गया जिसकी वैल्यू 1 आई है। फिर हम इसमें यहाँ पर दूसरा फैक्टर उठाते हैं, है ना। दूसरा फैक्टर है हमारा यहाँ पर जेड माइनस 1 फैक्टर उठाएंगे और फिर हम जेड की वैल्यू निकालेंगे तो 1 वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। इस जेड की वैल्यू 1 को हमें इस फैक्टर में नहीं रखना है जो हमने उठाया, बाकी सब जगह पर रखना है जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है। तो 1 अपॉन 1 माइनस 2 जो कि आपको -1 देगा। ठीक है, तो ये हमने जो फ्रैक्शन की है बाय द शॉर्टकट ट्रिक पार्शियल फ्रैक्शन हमने किया है, जिसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे। इसी इक्वेशन को हम यूज करके आगे इस फंक्शन का एक्सपेंशन बाय द लोरेंट्ज़ सीरीज करेंगे। अब इसमें जो हमें रीजन दिया होता है जिसमें एक्सपेंशन करना है, उसका इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल है। आपको उस रीजन को हमेशा लेस देन 1 बनाना है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपको इसमें लेस देन 1 बनाने पर देखना है कि जेड हमारा न्यूमिनेटर में आया है, डिनोमिनेटर में आया है। अगर जेड न्यूमिनेटर में आया है रीजन में, तो जेड को हम एक्सपेंशन में न्यूमिनेटर में रखेंगे। अगर जेड डिनोमिनेटर में आया है तो जेड को डिनोमिनेटर में रखेंगे। जैसे कि फर्स्ट रीजन है वो आपका मोड जेड लेस देन 1 है। ठीक है, ये हमारा पहले से ही लेस देन 1 है। और आप देख सकते हैं इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मोड जेड अपॉन 1 लेस देन 1, यानी कि ये जो जेड है ये हमारा न्यूमिनेटर में है। न्यूमिनेटर में है तो आपको एक्सपेंशन करते हुए इस फंक्शन का इस जेड को न्यूमिनेटर में ही रखना है। तो क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म कॉमन लेंगे। अगर जेड को न्यूमिनेटर में रखना है तो कांस्टेंट टर्म कॉमन ली जाती है। अगर जेड को डिनोमिनेटर में रखना है तो आपको जेड की टर्म कॉमन ली जाती है। तो हमने वही इक्वेशन 1 वाला एफ जेड उठाया, फर्स्ट टर्म में से -2 कॉमन लिया डिनोमिनेटर में और इधर से -1 कॉमन लिया, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे 1 माइनस जेड अपॉन 2 को, तो ऊपर जाकर के इसकी पावर -1 हो जाएगी। ऐसे इधर 1 माइनस जेड की पावर ऊपर जाकर के -1 हो जाएगी। फिर इसमें एक्सपेंशन के वही 4 फॉर्मूले आपको यूज़ करने हैं। यहाँ पर यूज हुआ है फॉर्मूला 1 माइनस एक्स की पावर -1 वाला। फॉर्मूला होता है 1 + x स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में x का काम z अपॉन 2 करेगा, दूसरे वाले में x का काम z करेगा। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए दोनों को एक्सपेंड किया। आप देख सकते हैं कि जो एक्सपेंशन हमने किया है उसमें z ऊपर है, ऊपर मतलब न्यूमिनेटर में है, और न्यूमिनेटर में ही हमें रखना था अकॉर्डिंग टू गिवन रीजन।
ठीक है, तो ये हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके हमारा एफ जेड का एक्सपेंशन बहुत ईजिली आ जाएगा। दूसरा रीजन लिया हमने मोड जेड ग्रेटर देन 2। मोड जेड ग्रेटर देन 2 अगर लेते हैं तो उसको लेस देन 1 बनाना है, यानी कि सिंपल सी बात है, इसको हमें रेसिप्रोकल करना होगा, है ना। रेसिप्रोकल अगर करते हैं तो ये उल्टा करने पर साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन का साइन जो है वो लेस देन में बन जाएगा। ठीक है, दोनों को हम रेसिप्रोकल करेंगे तो इधर 1 मोड जेड हो जाएगा, इधर 1/2 हो जाएगा और साइन आपका चेंज हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं अगर 2 लेस देन 3 है तो उल्टा करने पर ग्रेटर देन आपका ये बन जाता है, साइन चेंज हो जाता है रेसिप्रोकल करने पर, तो साइन चेंज हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 2 मोड जेड, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में, लेस देन 1 बनेगा। यानी कि लेस देन 1 तो हमने रीजन को बना दिया, लेकिन लेस देन 1 जब बना है तो आपको देखना है कि जेड न्यूमिनेटर में आया है या डिनोमिनेटर में आया है। अगर न्यूमिनेटर में आता है तो एक्सपेंशन में जेड को न्यूमिनेटर में रखेंगे, अगर डिनोमिनेटर में आता है तो एक्सपेंशन में जेड को डिनोमिनेटर में रखेंगे। यानी कि यहाँ पर जेड डिनोमिनेटर में है तो दोनों फ्रैक्शन में जो एक्सपेंशन होना है उसमें जेड नीचे होना चाहिए डिनोमिनेटर में। देखिए कैसे किया मैंने, जब भी जेड को डिनोमिनेटर में रखना है तो जेड ही कॉमन लिया जाएगा। तो हमने वही फंक्शन उठाया इक्वेशन 1 से, इसमें से भी जेड को कॉमन लिया, इसमें से भी जेड को कॉमन लिया, तो ये हमारा बचेगा 1 - 2/z, ये बचेगा 1 - 1/z। दोनों को ऊपर ले जाके लिखेंगे तो -1 पावर दोनों की हो जाएगी। सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज होगा, 1 - x की पावर -1 वाला वो होता है 1 + x + x² प्लस डॉट डॉट डॉट। सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पहले वाले एक्सप्रेशन में x का काम 2/z करेगा, दूसरे वाले एक्सप्रेशन में x का काम 1/z करेगा। आप देख सकते हैं जेड डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में ही हमें अकॉर्डिंग टू गिवन रीजन लाना भी है जेड को। बस इस एक्सपेंशन को किया और फिर सिंप्लीफाई करके आप देख सकते हैं कि हमारा एक्सपेंशन बहुत इजीली हो चुका है। और इस एक्सपेंशन में जेड हमारा डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में ही हमें लाना भी था, क्योंकि रीजन से हमारा जेड डिनोमिनेटर में बना था। अगर जेड रीजन से न्यूमिनेटर में आता है तो न्यूमिनेटर में रखना है, उसके लिए कॉन्स्टेंट टर्म कॉमन ली जाती है। अगर जेड को डिनोमिनेटर में रखना है तो जेड कॉमन लिया जाएगा। तीसरा रीजन लेते हैं, रिंग शेप रीजन है आपका ये, कि मोड जेड की वैल्यू 1 से बड़ी है 2 से छोटी। इसको ब्रेक करना होगा, 1 लेस देन मोड जेड बन जाएगा और इधर मोड जेड लेस देन 2 बनेगा। दोनों को लेस देन 1 बनाना होता है। लेस देन 1 दोनों को अगर बनाना है तो उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 साइन चेंज हो जाएगा 1 मोड जेड। इधर होगा 1 इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको 2 से अगर डिवाइड करें तो मोड जेड अपॉन 2 लेस देन 1, यानी कि ये वाला पोर्शन तो लेस देन 1 बन चुका है। ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका लेस देन 1 बन गया। इसको भी अगर देखा जाए तो सीधा करके लिखते हैं, सीधा करके लिखे तो ये हो जाएगा 1 मोड जेड लेस देन 1, ये भी हमारा लेस देन 1 बन गया। लेकिन दोनों में अंतर है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 1 वाला फैक्टर है उसमें जेड नीचे है और जो हमारा 2 वाला फैक्टर है, जो 2 वाला फैक्टर है उसमें जेड ऊपर है। यानी कि एक्सपेंशन करते हुए जो 2 वाला फैक्टर होगा उसमें जेड ऊपर रखना है और जो 1 वाला फैक्टर है उसमें जेड को नीचे रखना है। वही मैंने किया है। जो 2 वाला फैक्टर है उसमें मैंने -2 कॉमन लिया और जेड को ऊपर रखा है। जो 1 वाला फैक्टर है उसमें मैंने जेड कॉमन लिया और जेड को नीचे रखा है, क्योंकि कंडीशन है। ऊपर देख सकते हैं 1 वाले फैक्टर में जेड नीचे और 2 वाले फैक्टर में जेड ऊपर, है ना। तो ये हमने रीजन के हिसाब से इसको लिखा, और अगर जेड ऊपर है रीजन के हिसाब से तो जेड को ऊपर रखना है, अदरवाइज नीचे रखना है। बस फिर इसके बाद इसमें वही फॉर्मूले लगेंगे। ये ऊपर जाएगा तो 1 - z/2 की पावर -1, 1 - 1/z की पावर -1। दोनों को आप एक्सपेंशन कर देंगे 1 - x की पावर -1 वाले फॉर्मूले से, और सिंप्लीफाई करके 2 पार्ट इसमें मिलेंगे आपको। दोनों पार्ट में आप देख सकते हैं कि एक पोर्शन में तो हमारा z जो है वो न्यूमिनेटर में जाएगा, एक पोर्शन में जेड हमारा डिनोमिनेटर में जाएगा। जिसमें जेड हमारा न्यूमिनेटर में जाता है उसको एनालिटिक पार्ट कहते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर भी डेफिनेशन में बताया था आपको। और जिसमें जेड डिनोमिनेटर में होगा उसको हम प्रिंसिपल पार्ट कहते हैं, जो कि मैंने लोरेंट सीरीज की डेफिनेशन में ऊपर भी आपको बताया है। तो ये लोरेंट या टेलर सीरीज के लिए एक्सपेंशन हमारा होता है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें होता है जीरोज ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, है ना। एनालिटिक फंक्शन की जीरोज फाइंड कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा केस है। कोई एनालिटिक फंक्शन जिन जिन पॉइंटों पर जीरो बनता है वही उसकी जीरोज कहलाती है।
फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिया एफ जेड इक्वल टू दिस, ठीक है। इसकी जीरोज अगर निकालनी है तो आप नथिंग यू हैव टू डू, एफ जेड को जीरो रख दीजिए, या न्यूमिनेटर पार्ट को भी जीरो रख सकते हैं, न्यूमिनेटर ऑफ एफ जेड इक्वल टू जीरो आप रख सकते हैं, जिससे आपको जेड की दो वैल्यू मिलती है, एक तो 1, एक मिलेगी आपको जेड की वैल्यू 3। आप देख सकते हैं एक फैक्टर की पावर तो हमारी 1 है, तो ये हमारी सिंपल जीरो कहलाती है। ये हमारी कैसी जीरो कहलाएगी? सिंपल जीरो। और दूसरे फैक्टर की पावर हमारी 2 है, तो ये जो जीरो कहलाएगी 2 ऑर्डर की होगी, जीरो ऑफ ऑर्डर 2। ये हमारी 2 ऑर्डर की जीरो कहलाती है, ठीक है। फिर आती है बात सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी सिंपल सी बात है, अगर जिन पॉइंटों पर फंक्शन हमारा इन्फाइनाइट वैल्यू देता है वो हमारे सिंगुलर पॉइंट कहलाते हैं, वही सिंगुलरिटी को डिफाइन करेगा। और जिन पॉइंटों पर फंक्शन इन्फिनिटी देता है उस पॉइंटों पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता। सेम डेफिनेशन है, द सिंगुलरिटी ऑफ ए फंक्शन एफ जेड इज ए पॉइंट एट विच द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। जिन पॉइंटों पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, मतलब जिन पॉइंटों पर फंक्शन इन्फिनिटी बन जाएगा, वे हमारे सिंगुलर पॉइंट कहलाते हैं, ठीक है। और सिंगुलर पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया है ना। और सिंगुलर पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम ये चेक करते हैं, जैसे कि एफ जेड हमने फंक्शन माना, ये किन किन पॉइंटों पर इन्फिनिटी देगा। ऑब्वियसली एक तो अगर हम इसमें जेड को 1 रख दे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, एक इसमें जेड को 2 रख दे तब ये इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ये दोनों ही इस फंक्शन के लिए सिंगुलर पॉइंट है, और इन दोनों पॉइंटों पर फंक्शन कभी भी एनालिटिक नहीं होगा, क्योंकि आपको इन दोनों पॉइंटों पर इस फंक्शन की इन्फिनिटी वैल्यू मिलेगी। ये दोनों पॉइंट सिंगुलर पॉइंट होंगे। नेक्स्ट फिर हम इसमें आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं। आइसोलेटेड नाम से क्लियर है, आइसोलेट हो। आइसोलेट मतलब केवल अपने रीजन में इकलौती सिंगुलरिटी हो, उसको हम आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कह सकते हैं। डेफिनेशन में मैंने यही बताया, इफ जेड इक्वल टू जेड नोट इज ए सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड, ठीक है। कोई एफ जेड फंक्शन है, ठीक है, और जेड इक्वल टू जेड नोट इसकी सिंगुलरिटी है, मतलब एफ जेड फंक्शन जो है इस पॉइंट पर का क्या बनेगा? इन्फिनिटी बनेगा। एंड देयर इज नो अदर सिंगुलरिटी विद इन ए स्मॉल सर्किल विद सेंटर एट जेड नोट। अगर आप छोटा सा सर्किल बनाते इस जेड नोट को सेंटर मानते हुए, इस सर्किल में इस फंक्शन की कोई भी इससे अलग सिंगुलरिटी नहीं है, मतलब केवल और केवल इस फंक्शन की सर्किल में एक ही सिंगुलरिटी बनती है, जेड नोट। तब इस केस में जो सिंगुलरिटी है ये हमारी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहलाती है फंक्शन की, अदरवाइज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बनेगी। वही केवल आइसोलेट है, छोटे से रीजन में उससे अलग कोई भी सिंगुलरिटी अगर नहीं है तो वो हमारी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बनेगी, अदरवाइज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। फिर इसमें बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी, जो कि लोरेंट्ज सीरीज से ही डिफाइन होती है। लोरेंट्ज सीरीज मैंने किसी फंक्शन के लिए बताई थी कि एफ जेड कोई फंक्शन है जिसमें आप लोरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन कर सकते हैं, समेशन एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन, समेशन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन 1 अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है ये कभी इन्फिनिटी नहीं देता, तो एनालिटिक पार्ट कहलाता है। जो सेकंड पार्ट होता है वो जेड नोट पर इन्फिनिटी बनता है, जिसको हम प्रिंसिपल पार्ट बोलते हैं, नॉन एनालिटिक पार्ट भी कह सकते हैं। तो इसके प्रिंसिपल पार्ट पर ही डिपेंड करती है सारी सिंगुलरिटीज, क्योंकि इन्फिनिटी तो इसी पोर्शन से मिलेगा ना, ठीक है। तो इसी पोर्शन से हम सिंगुलरिटी के टाइप्स डिफाइन करेंगे। अगर इस प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी टर्म नहीं है तो जेड इक्वल टू जेड नोट आपकी रिमूवेबल सिंगुलरिटी कहलाती है। अगर इस प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट टर्म आ जाए तो जेड इक्वल टू जेड नोट हमारी आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी बनाती है। लेकिन अगर इस प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए तो जेड इक्वल टू जेड नोट हमारा पोल को डिफाइन करेगा। तो ये 3 तरह की सिंगुलरिटी है जो कि प्रिंसिपल पार्ट से डिफाइन होती है। अगर प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म नहीं है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी, इनफाइनाइट टर्म है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, फाइनाइट टर्म है तो पोल हमारा बनता है। फॉर एग्जाम्पल 1 मैंने कंसीडर किया, एक फंक्शन लिया मैंने एफ जेड इक्वल टू साइन जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए, ठीक है। इसमें अगर एक्सपेंशन करें साइन एक्स की सीरीज का, साइन एक्स की सीरीज का आप एक्सपेंशन जानते हैं, होता है एक्स माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। इस सीरीज को लेते हुए अगर आप एक्सपेंशन करते हैं साइन जेड माइनस ए का, तो जेड माइनस ए
माइनस जेड माइनस ए की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 जेड माइनस ए की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ये इसका एक्सपेंशन होगा। जेड 1 अपॉन जेड माइनस ए को अंदर मल्टीप्लाई कराने पर ये एक्सपेंशन आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं जो कि एक्सपेंशन हमने किया है, इस एक्सपेंशन में कहीं पर भी जेड की टर्म डिनोमिनेटर में नहीं आई, सारी की सारी टर्म न्यूमिनेटर में है। इसका मतलब प्रिंसिपल पार्ट यहाँ पर बनेगा ही नहीं। प्रिंसिपल पार्ट नहीं बनेगा तो प्रिंसिपल पार्ट की कोई भी टर्म यहाँ पर नहीं है, और अगर प्रिंसिपल पार्ट की कोई भी टर्म नहीं है तो z इक्वल टू ए हमारी रिमूवेबल सिंगुलरिटी कहलाती है। सेम तरीके से साइन की फॉर्म का एक्सपेंशन किया, एक्सपेंशन करने पर आपको ये फंक्शन मिलेगा। आप इसमें देख सकते हैं इसमें z माइनस ए कहीं पर न्यूमिनेटर में नहीं है, सारी की सारी टर्म आपकी डिनोमिनेटर में है और बहुत सारी इन्फाइनाइट टर्म है, यानी कि प्रिंसिपल पार्ट में यहाँ पर इन्फाइनाइट टर्म बनती है। अगर प्रिंसिपल पार्ट में इन्फाइनाइट टर्म बनती है तो z इक्वल टू ए कहलाएगा आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। सेम तरीके से अगर थर्ड एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पर भी आप साइन z माइनस ए का एक्सपेंशन करें, जो ऊपर फॉर्मूला बताया उसी की हेल्प से, और इस वाले फैक्टर को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। इसमें जो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करता हूँ, ये दो टर्म तो ऐसी है जिसमें z माइनस ए हमारा डिनोमिनेटर में जाएगा, और बाकी जो येलो कलर वाली टर्म है उसमें z माइनस ए हमारा न्यूमिनेटर में जाएगा। और जिन टर्म में z हमारा डिनोमिनेटर में जाता है वो हमारा प्रिंसिपल पार्ट होता है। केवल दो टर्म यहाँ पर ऐसी है जिसमें z माइनस ए डिनोमिनेटर में है, यानी कि यही हमारी टर्म प्रिंसिपल पार्ट में है। केवल दो टर्म है फाइनाइट टर्म से प्रिंसिपल पार्ट में, तो z इक्वल टू ए यहाँ पर पोल को डिफाइन करेगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो अगर पोल है तो उसका हम तरीका भी जान सकते हैं कि पोल को हम कैसे फाइंड करेंगे, और उसका ऑर्डर भी हम फाइंड करना सीख सकते हैं। तो अगर एफ जेड है आपको कोई फंक्शन, ठीक है, उसके आप पोल फाइंड कर सकते हैं। पोल को फाइंड करने के लिए आप उस एफ जेड का जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होगा उसको 0 के बराबर रख देंगे तो आपको एफ जेड के पोल मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन मैंने लिया है एफ जेड इक्वल टू ई की पावर जेड अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 3 की पावर 4। इसका हमें यहाँ पर चेक करना है कि पोल्स क्या क्या होंगे, तो उसके डिनोमिनेटर वाले पार्ट को 0 रख देते हैं। पुट डिनोमिनेटर ऑफ एफ जेड इक्वल टू 0, यानी कि जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 3 की पावर 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको जेड की वैल्यू मिलेगी 1 और यहाँ से आपको जेड की वैल्यू मिलेगी 3, लेकिन जेड माइनस 1 की पावर यहाँ पर है सिंगल, ठीक है, 1 पावर का फैक्टर है, तो ये हमारा कहलाएगा सिंपल पोल। ये कैसा पोल कहलाएगा? सिंपल पोल। जो दूसरा फैक्टर है जेड माइनस 3, उसकी पावर आप देख सकते हैं, उसकी पावर है 4 पावर है, तो ये जो हमारा पोल बनेगा इसका ऑर्डर 4 होगा, पोल ऑफ ऑर्डर 4। तो इस तरीके से आप पोल और उसके ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। पावर से ही डिफाइन होता है कि वो हमारा सिंपल पोल है या कितने ऑर्डर का पोल है। अगर आपको पोल निकालना आ गया तो आप पोल पर रेजिड्यू भी फाइंड कर सकते हैं। सिंपल पोल और पोल ऑफ ऑर्डर m दोनों के लिए आपके फॉर्मूले होते हैं। अगर आपको z इक्वल टू ए सिंपल पोल पर रेजिड्यू फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है लिमिट z टेंडिंग टू a z माइनस a एफ जेड। ये होता है उसके लिए जब आपको सिंपल पोल दिया हो उस पर आप रेजिड्यू फाइंड कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला होता है m ऑर्डर के पोल के लिए। फॉर्मूला होता है m ऑर्डर के पोल के लिए 1 अपॉन फैक्टोरियल m माइनस 1 लिमिट z टेंडिंग टू a डी एम माइनस 1 डी जेड की पावर m माइनस 1 जेड माइनस ए की पावर m एफ जेड। ये फॉर्मूला हमारा होता है जब m ऑर्डर का पोल हो, m की वैल्यू चाहे 2 हो 3 हो 4 हो, ठीक है, कोई भी वैल्यू लेकर के आप यहाँ पर जितने ऑर्डर का पोल है उसमें आप रेजिड्यू को फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। फिर रेजिड्यू एट इन्फिनिटी भी आप फाइंड कर सकते हो। रेजिड्यू एट इन्फिनिटी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है लिमिट z टेंडिंग टू इन्फिनिटी जेड एफ जेड विद निगेटिव साइन, माइनस होता है यहाँ पर, ये माइनस जेड एफ जेड की लिमिट हमें जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर निकालनी है, उसी से आपको इन्फिनिटी पर रेजिड्यू मिलता है। एग्जांपल लेते हैं कोची रेजिड्यू थ्योरम, पहले बताता हूँ। कोची रेजिड्यू थ्योरम रेजिड्यू पर ही डिपेंड करती है। रेजिड्यू आपको निकालना आ जाएगा, इन 3 फॉर्मूलों को यूज करके आप रेजिड्यू फाइंड कर सकते हैं। बात करते हैं कोची रेजिड्यू थ्योरम की डेफिनेशन की, ठीक है। कोची रेजिड्यू थ्योरम ये कहती है कि एफ जेड जो फंक्शन है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, मतलब एक पॉइंट पर आपको एक वैल्यू दे, एंड एनालिटिक फंक्शन भी होना चाहिए विद इन एंड ऑन क्लोज कर्व सी, ठीक है, एनालिटिक भी होना चाहिए क्लोज कर्व सी पर, लेकिन एक्सेप्ट एट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है, कुछ पॉइंटों को छोड़कर, है ना। कौन कौन से पॉइंट हैं हमें? Z1 Z2 Zn को छोड़कर सभी पॉइंटों पर आपको फंक्शन जो है
फाइनाइट वैल्यू देगा, यानी कि एनालिटिक होगा। तो इन पोल्स को आप फिगरली भी दिखा सकते हैं। मैंने एक फिगर यहाँ पर कंसीडर किया, एक फिगर ले लेता हूँ। ये कोई क्लोज कर्व सी है, कोई फंक्शन एफ जेड है, इस क्लोज कर्व सी पर एनालिटिक है, लेकिन वो कुछ पॉइंटों पर एनालिटिक नहीं है। वे पॉइंट्स है आपके पोल्स, एक Z1 मैंने माना, एक Z2 मैंने माना, Z3 माना, ऐसे ही Zn, ये n पॉइंट्स है जिन पॉइंटों पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो जिन पॉइंटों पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है वो पोल बनेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, इन पर इन्फिनिटी वैल्यू आएगी। और पोल बनेंगे तो उन पर आप रेजिड्यू फाइंड कर सकते हैं ऊपर वाले मेथड से, जो जस्ट मैंने ऊपर बताया। तो हमने मान लिया कि Z1 पर जो रेजिड्यू आएगा वो हमारा R1 होगा, Z2 पर रेजिड्यू जो आएगा वो R2 होगा, Z3 पर जो रेजिड्यू आएगा वो R3 होगा, ऐसे ही Zn पर जो रेजिड्यू आएगा वो हमारा Rn होगा। ठीक है, तो कोची की रेजिड्यू थ्योरम आपको क्या कहती है? ठीक है, एंड लेट R1, R2, Rn बी द रेस्पेक्टिवली रेजिड्यू ऑफ fz एट दीज पोल्स, देन कोची की रेजिड्यू थ्योरम ये कहती है कि अगर आपको उस फंक्शन का उस क्लोज कर्व सी के अबाउट में इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो फॉर्मूला आपका चलेगा 2 पाई आई सम ऑफ रेजिड्यूज एट पोल्स विद इन सी। जितने पोल्स हमारे इस क्लोज कर्व सी के अंदर लाई करेंगे उन पर आपको रेजिड्यू फाइंड करना है और 2 पाई आई की मल्टीप्लाई करनी है, रेजिड्यू को जोड़ना है, सम ऑफ रेजिड्यूज, है ना। तो 2 पाई आई R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 Rn, उन सभी रेजिड्यूज को आपको जोड़ देना है। ये होता है आपकी कोची की रेजिड्यू थ्योरम, क्योंकि रेजिड्यू पर डिपेंड करती है। इसमें हमें क्या करना होता है, 2 पाई आई की मल्टीप्लाई और सभी रेजिड्यूज को जोड़ना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात फिर से रिवाइज कराता हूँ कि जिन पर हमें रेजिड्यू निकालना है वे पोल्स हमारे उस कर्व के अंदर होने चाहिए। जो कर्व के बाहर होंगे ना पोल्स, उनको हमें यहाँ पर कंसिडर नहीं करना होता है रेजिड्यू निकालने में। केवल हमें अपने कर्व के अंदर ही देखना होता है, कितने पोल्स कर्व के अंदर है उन पर ही रेजिड्यू निकलेगा, उनको ही यहाँ पर सम किया जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। डिटरमाइन द पोल्स ऑफ द फंक्शन, एक फंक्शन दिया है, इस फंक्शन के हमें पोल्स फाइंड करने हैं, एंड द रेजिड्यू एट ईच पोल, और सभी पोल्स पर रेजिड्यू भी फाइंड करना है, एंड हैंस इवेल्युएट दिस, इस इंटीग्रेशन को भी फाइंड करना है, और इस इंटीग्रेशन को हम फाइंड करेंगे बाय द कोची रेजिड्यू थ्योरम, CRT, कोची रेजिड्यू थ्योरम से इसको हम फाइंड करेंगे। तो पोल्स को निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर वाले पार्ट्स को 0 रखना है फंक्शन के। तो जो यहाँ पर जो पोल्स बनेंगे डिनोमिनेटर वाले पार्ट्स को 0 रखने पर z-1 का होल स्क्वायर z+2 का पावर 1 इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू -2 आपको मिलेगा और z इक्वल टू 1 आपको मिलेगा। चूँकि z इक्वल टू -2 वाले फैक्टर की केवल सिंगल पावर है तो वो हमारा बनेगा सिंपल पोल, और z इक्वल टू 1 की जो है पावर 2 है तो वो हमारा बनेगा पोल ऑफ ऑर्डर 2। दोनों पर रेजिड्यू हम फाइंड कर सकते हैं। सिंपल पोल पर फाइंड करेंगे रेजिड्यू, फॉर्मूला होता है लिमिट z टेंडिंग टू a z माइनस a एफ जेड। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू रख देंगे जो कि -2 है, तो ये z+2 बन जाएगा। एफ जेड की वैल्यू रख देंगे, एफ जेड की वैल्यू है आपकी z² अपॉन z-1 का होल स्क्वायर z+2, सबसे ऊपर लिखा हुआ है। तो इन वैल्यूज़ को रखने पर z+2 से z+2 कटेगा। बाकी जो एक्सप्रेशन हमें मिलेगा लिमिट z टेंडिंग टू -2 z² अपॉन z-1 का होल स्क्वायर मिलेगा। z की जगह पर -2 डाल देंगे तो -2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई -2 - 1 की पावर 2, जिसको सॉल्व करके आपको मिलेगा 4/9। ये हमारा रेजिड्यू हो जाएगा सिंपल पोल पर। अब हम रेजिड्यू निकालेंगे एट z इक्वल टू 1 पोल पर। z इक्वल टू 1 हमारा 2 ऑर्डर का पोल है, तो जो m वाला फॉर्मूला मैंने बताया था m ऑर्डर के पोल वाला, वो यहाँ पर लगाते हैं, लेकिन m की वैल्यू चलेगी यहाँ पर 2। तो मैंने पहले m में फॉर्मूला लिखा 1/(m - 1) लिमिट z टेंडिंग टू a d की पावर m - 1 dz की पावर m - 1 z माइनस a की पावर m एफ जेड। तो यहाँ पर m की वैल्यू मैंने 2 डाली। m की वैल्यू 2 डालने पर ये बन जाएगा आपका 1/(2 - 1) a की वैल्यू 1 डाल देंगे क्योंकि a 1 पर हमें रेजिड्यू निकालना है, लिमिट z टेंडिंग टू 1। m की वैल्यू 2 डालने पर 2 - 1 इनके d/dz बचेगा। अंदर z - 1 a की वैल्यू रख देंगे कि m की वैल्यू 2 और एफ जेड की वैल्यू भी हम पुट कर देंगे। ऐसा करने से ये पूरा फैक्टर तो हमारा कैंसिल आउट होगा। 1/(1) ये मिलेगा हमें लिमिट
जेड टेंडिंग टू 1, ये हमारा होगा डी अपॉन डी जेड और ये होगा जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस 2। तो अब हमें जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करना है। तो लिमिट जेड टेंडिंग टू 1, डिफरेंशिएशन अगर करें तो जेड प्लस 2 का होल स्क्वायर, जेड प्लस 2 को एज इट इज़, जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2z, जेड स्क्वायर को एज इट इज, जेड प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 1। अब सभी जगह पर जेड को 1 रख देंगे, तो 1 रखने पर आपको मिलेगा 3 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, जो कि आपको 5/9 देगा। ठीक है, तो ये हमारा रेजिड्यू होगा फॉर द पोल जेड इक्वल टू 1, जो कि 2 ऑर्डर का पोल था, जिसमें हमने m ऑर्डर का पोल वाला फॉर्मूला अप्लाई करके m की वैल्यू को 2 रखा और सिंप्लीफाई किया। अब कोची की रेजिड्यू थ्योरम लगा सकते हैं दोनों के दोनों पोल, क्योंकि यहाँ पर जो रीजन आपको दिया है, ठीक है, वो रीजन है आपका मोड जेड इक्वल टू 3 रीजन है। ये जो C है ये हमारा मोड जेड इक्वल टू 3 है, गिवन नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर शायद पिट किया था इसको लिखते हुए गलती से। तो मोड जेड इक्वल टू 3 हमारा रीजन है। मोड जेड इक्वल टू 3 सर्कल एक बनाना है, हमें एक सर्किल बना लेते हैं जो कि मोड जेड इक्वल टू 3 सर्किल होगा। इस सर्कल में दोनों पोल हमारे लाई करेंगे, एक तो जेड इक्वल टू 1 और एक जेड इक्वल टू -2। जेड इक्वल टू -2 यहाँ पर होगा, जेड इक्वल टू 1 यहाँ पर होगा। दोनों पोल सर्किल के अंदर है, यानी कि कोची रेजिड्यू थ्योरम को अप्लाई करते हुए दोनों पोल्स को यूज़ करना होगा। सिंस द बोथ पोल्स लाइज इनसाइड द कर्व C, देन कोची रेजिड्यू थ्योरम आपको ये कहती है कि इंटीग्रेशन अगर आपको करना है fz का तो 2πi और सम ऑफ रेजिड्यूज आपको करने होंगे। तो 2πi सम ऑफ रेजिड्यूज, 2 ही रेजिड्यू है आपके, एक R1 आपने निकाला, एक R2, दोनों की वैल्यू ऊपर से हम रख देंगे। R1 की वैल्यू जो है, R1 की वैल्यू है हमारी 4/9, R2 की वैल्यू 5/9। सॉल्व करके आपको ये 9/9 यानी कि 2πi ही इसका फाइनल आंसर होगा। तो इसी क्वेश्चन में मैंने आपको रेजिड्यू भी निकालना सिखाया और इसी में मैंने आपको कोची रेजिड्यू थ्योरम को अप्लाई करना भी सिखाया। कोची रेजिड्यू थ्योरम में बिल्कुल सेम प्रोसेस से हमें चलना होता है। लास्ट इसमें होता है कॉन्टूर इंटीग्रेशन, जिसमें हम कोची रेजिड्यू थ्योरम को ही यूज़ करते हैं कॉन्टूर इंटीग्रेशन को फाइंड करने के लिए। कॉन्टूर इंटीग्रेशन होगा आपका इस तरह का इंटीग्रेशन, जिसमें कोस थीटा साइन थीटा ये इन्वॉल्व होंगे, जिसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, जिसको हम जेड में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए हम कंसीडर करते हैं एक यूनिट सर्किल मोड जेड इक्वल टू 1। ठीक है, जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू, अगर आपके पास आर है तो इसकी जो पोलर फॉर्म होगी वो होगी जेड नोट प्लस आर ई की पावर आई थीटा। ये सर्किल की पोलर फॉर्म होती है। तो अगर यहाँ पर मोड जेड इक्वल टू 1 की पोलर फॉर्म बनाए तो ई की पावर आई थीटा हमारी पोलर फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो अगर आपके पास जेड है तो आप डी जेड फाइंड कर सकते हैं, ई की पावर आई थीटा का ई की पावर आई थीटा का दोबारा करने पर आई डी थीटा, जिससे आपको डी थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। डी थीटा की वैल्यू हमारी यहाँ पर होगी डी जेड अपॉन आई ई की पावर आई थीटा की वैल्यू जेड होगी। तो हमने जेड निकाला जो कि ई की पावर आई थीटा है, डी थीटा हमने फाइंड किया। अब हमें कोस थीटा साइन थीटा निकालना होता है। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आपका आइलर फॉर्मूले से ही 1/2 ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 ई की पावर आई थीटा की वैल्यू जेड, ई की पावर माइनस आई थीटा की वैल्यू जेड की पावर -1। ऐसे आप साइन थीटा को भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 ई की पावर 1/2 आई होता है ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा। तो 1/2 आई बाहर होगा, ई की पावर आई थीटा की वैल्यू जेड और ई की पावर माइनस आई थीटा की वैल्यू जेड की पावर -1। तो ये सारा एक्सप्रेशन क्या होगा, जो आपको साइन थीटा कोस थीटा की फॉर्म में दिया है एक्सप्रेशन, वो सब जेड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको आप यूनिट सर्किल मोड जेड इक्वल टू 1 लेकर के बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा 0 से 2π, तो यूनिट सर्किल पूरा कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, 0 से 2π का मतलब पूरा सर्किल का एक राउंड है ना। और कोस थीटा की वैल्यू हमने निकाली है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। साइन थीटा की वैल्यू हमने जस्ट ऊपर निकाली है वो हम इसमें पुट कर देंगे। डी थीटा की वैल्यू मैंने ऊपर निकाल रखी है, डी जेड अपॉन आई जेड, वो पुट कर देंगे।
तो इस तरीके से क्या होगा, ये जो पूरा इंटीग्रेशन साइन कोस की फॉर्म में दिया होगा ये जेड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जेड की फॉर्म में कन्वर्ट करके हम इसको कोची रेसिड्यू थ्योरम से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो कि जस्ट ऊपर मैंने एग्जांपल से आपको बताइए। कॉन्टूर इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, जो कोस थीटा वाला मैंने आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बता रखा है। ठीक है, तो ये मॉड्यूल 5 का हमारा रिवीजन कंप्लीट हुआ। ठीक है, जो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप मैथमेटिक्स 4 पढ़ेंगे उसकी वीडियोस मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। इस सेमेस्टर को आप फिनिश करते ही चाहे तो आप वहां पर जा कर के मेरे यूट्यूब चैनल पर सिक्वेंसली मॉड्यूल वाइज सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। उसकी भी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मॉड्यूल 1, 2, 3, 4, 5 की मैंने बना रखी है। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को, जो भी आपके जूनियर या सीनियर होंगे, है ना, सबको मेरे चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हमारा चैनल अच्छे से ग्रो कर पाएगा।